आवर्त सारणी का अध्ययन हम सब कर रहे हैं भाई, ठीक है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि दीर्घ आवर्त सारणी के संरचनात्मक तथ्य है ना, ये तो हमारा अगला टॉपिक होना है। तो इसके पहले हम क्या करते हैं, कुछ कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं भाई। कुछ कुछ जानकारी कहने का मतलब मेरा ये होगा, देखिए कुछ बेसिक अगर हमको पता हो जाएगा तो फिर कहीं आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। कई बार ऐसा होगा कि जो बच्चे परमाणु संरचना नहीं पढ़े हैं तो उनको हो सकता है ये समझने में कुछ परेशानी आ जाए कि वास्तविक में सर ये क्या बोल रहे हैं, ये कक्षा क्या है, कक्षक क्या है, इलेक्ट्रॉनों को कैसे भर दिया गया, ये सब आप सोचने लग जाएंगे। तो देखिए आप तनिक भी टेंशन मत लो, बस जैसे जैसे काम कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप भी करिए, ठीक है। चलिए, तो दीर्घ आवर्त सारणी के संरचनात्मक तथ्य के पूर्व आवश्यक ज्ञान, ऐसे मैंने हेडिंग लगा लिया है, आप लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है। देखिएगा, समझेंगे। कई बच्चे जो जानते हैं वो क्या करेंगे, अगला जो क्लास है वो देखें। चलिए देखिए, तो देखेंगे मुझको ये लगता है कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो बच्चा जो देख रहा है वो 9th का बच्चा देख रहा है, हालांकि ये 11th क्लास का चैप्टर है ना। फिर भी प्रयास ये करो, कुछ कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी हमारी बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए। कई बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कक्षा और कक्षक में। देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है भाई, कक्षक को बोलेंगे ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे जी? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होगा? नाभिक के चारों ओर अंतरिक्ष का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता होती है, कक्षक कहलाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पास इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी, संभावना अधिक होती है, ठीक है, वो कहलाएगा कक्षक। समझ गए? अरे भैया मेरे को एक बात बताओ, परमाणु संरचना तो सबको इतना तो बेसिक पता है 8वीं 9वीं का, ये नाभिक होता है, नाभिक में होता है क्या, 2 अवयवी कण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हालांकि और कण होते हैं लेकिन हम जनरली यही पढ़ते हैं। और इसके चारों ओर वृत्ताकार पथों पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं जी? गति करते हैं। यही तो मैं बोल रहा हूँ। अब इस परमाणु के संबंध में आपको पूछा जाएगा कि कक्षक क्या है, तो हम क्या कहेंगे, ये नाभिक के चारों ओर का अंतरिक्ष कहें या त्रिविम कहें, कई बार पुस्तक में त्रिविम लिखा है ना, वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अधिक होती है या प्रायिकता होती है, वो कहलाएगा कक्षक, ठीक है। इसको कहेंगे ऑर्बिटल। ये परिभाषा लिख लेना। तो चलिए मैं हल्का सा कक्षक में आपको अंतर बता दूं। कक्षक को मैंने तो ये कहा कि नाभिक के चारों ओर, ठीक है। त्रिविम मतलब 3D, कहने का मतलब ऐसा कोई निश्चित नहीं, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? तो इसको हम क्या कर सकते हैं, संभावना को तो ऐसे डॉट 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 कहीं भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन, हाँ या नहीं बोलिए, ठीक है भाई। तो बताओ, ये कुछ मैंने दर्शाने का प्रयास किया है कक्षक को। तो देखिए कक्षक को इस प्रकार से हम डिनोट कर सकते हैं, फिलहाल अभी स्पष्ट हो जाएगा। अब कक्षा क्या होगा, देखो दोनों में अंतर हमेशा आपको याद रहेगा जिंदगी भर। ये गोला, इसको मैंने ऐसे क्यों दर्शाया कि ये वृत्ताकार पथ है, ये पथ वृत्ताकार भी हो सकता है और दीर्घवृत्ताकार भी हो सकता है। कैसे होगा देखिएगा, इधर मैंने क्या किया है, कक्षा और कक्षक, इसका बेसिक अंतर, ठीक है। हालांकि इसके अलावा और अंतर होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमको ये आवर्त सारणी, आवर्तिता में इतना काम चल जाएगा, देख लेंगे। और डिटेल देखना है तो आप परमाणु संरचना का मेरा क्लास देखो, उसमें बहुत बढ़िया बताया हुआ हूँ कि कक्षक क्या होगा, कहाँ से इसका फाउंडेशन आया, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम यांत्रिकी हमने इसमें अप्लाई किया, बोर का मॉडल अप्लाई किया है, तो बहुत बढ़िया लेक्चर है वो। लेकिन मान लो नहीं देखे हैं तो इतना थोड़ा समझ लो, ठीक है, तो आपको कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है जी। तो ये हो जाएगा कक्षक। और कक्षा क्या होगा, देखो मैंने लिखा है, ये 3D लिखना कहने का मतलब ये अंतरिक्ष, या इसको त्रिविम बोलते हैं, त्रिविम, समझ गए। तो त्रिविम में वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता दिख है वो कक्षक होगा। लेकिन ये जो कक्षा है, इसका पथ जो वृत्ताकार दिख रहा है, ये वृत्ताकार भी हो सकता है या दीर्घवृत्ताकार भी हो सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसका मोशन 2D होगा, 2D मतलब द्विविमी, फिजिक्स में पढ़ते हैं ना द्विविमी, ठीक है, या ऐसे, ये द्विविमी को 2D मोशन बोलेंगे, 2 डायमेंशनल। अब ये कक्षक हैं, इसके आकार भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? आकार भिन्न भिन्न होते हैं। और यहाँ तो मैंने बता दिया, इसका आकार या तो वृत्ताकार होगा या दीर्घवृत्ताकार होगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे, कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2। हाँ, ये काम की बात है। कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकती है, किसमें? कक्षक में। लेकिन होता क्या है,
कक्षा में 2n2 यहाँ क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, अधिक लिख दिया गया है, इसको देख लो आप लोग। 2n2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी और n क्या हो जाएगी, कक्षा की संख्या होगी। ठीक है, अधिक को मिटा दो। अधिक मैं दरअसल ये लिखना चाह रहा था कि इसकी अपेक्षाकृत, लेकिन ऐसा नहीं है, देख लेंगे हम कंडीशन, रटना नहीं है, समझ लो बात। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होगा, इसमें 2n2 होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, n बराबर कक्षा की संख्या। जैसे कि ये 2n2 क्या है समझो इधर, 2n2 में मान लिया जाए n बराबर 1, पहली n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 कक्षा के लिए अगर निकालूं, इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो कैसे निकालेंगे, 2 गुना 1 का वर्ग बराबर 2, यहाँ 2 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, n बराबर 2 के लिए 8। ये बात समझ रहे हो जी, ठीक है। तो ऐसे बोल रहा हूं मैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n2 होगी, जहां n क्या है, कक्षा की संख्या। ओके, अब ये जो अवधारणा है ये तरंग यांत्रिकी के मॉडल पर है, ठीक है, वेव मैकेनिक्स, और ये अवधारणा दिया था बोर ने। ये 9वीं में सब पढ़े हैं हम, ये समझ रहे हो ना 2n2 वाला कहानी, देख लो, कंफ्यूज नहीं होना है भैया। 2n2 कहने का मतलब क्या हो जाएगा, फिर से बोल रहा हूँ मैं, मान लो 2n2 में n बराबर मैं रख दिया 0, तो क्या होगा, 2 गुना 0 का वर्ग 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब उसके बाद n के बराबर 1 लिख दिए, तो ये तो निकाल दिया हूँ मैं, 2 गुना 1 का वर्ग तो क्या हो जाएगा, 2 आएगा सीधा। अब 2 गुना 2 का वर्ग करो, मतलब n की वैल्यू हम 2 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 गुना क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब n बराबर 3 रख दो तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 का वर्ग, 3 तिया 9, नहीं रुको, ठीक तो है क्या, ठीक तो है, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। मेरी बात समझ गए, तो ऐसे ही तो निकला था, 2 8 18 32। देखो ध्यान दो, आवर्त सारणी में हमने आवर्तिता पढ़ी है, हमने आवर्तिता पढ़ाई है, और मैंने कहा है कि एक निश्चित अंतराल के पश्चात गुणों में समानता या आवृत्ति मिलती है, जिसको ही आवर्तिता कहा जाता है। इसी आधार पे हम तो पीरियोडिक टेबल बनाए हैं ना, ठीक, ओके। इसीलिए मैंने वहाँ बोर का जिक्र किया था। अब तो समझ आ गया होगा कक्षा क्या है, कक्षा क्या है, ये भी समझ आ गया होगा कि कैसे आया 2 8 18 32। ओके, ठीक। अब देखिए, इसके अलावा मैं एक बात, अच्छा यहाँ क्वांटम संख्या है, तो क्वांटम संख्या को थोड़ा देख लो सरसरी। देखो आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ इसको मिटा रहा हूँ मैं, जहाँ का काम हो गया यहाँ मिटा दिया जा रहा है इसको। ओके, ध्यान से लिखते चलिए, आप देखने से काम नहीं बनेगा, ठीक है। देखो, समझो, लिखो, नहीं समझ आए तो बिल्कुल बेझिझक होकर के पूछिए। ओके, देखेंगे क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या क्या है, तो देखिए मैं सीधा सीधा ये कहूँ, जैसे मैं आपको पूछ लूँ कि ये बताओ जी आपका नाम क्या है, ठीक है, आपका नाम क्या है, तो मैं बोलूँगा जैसे मेरा नाम दीपक कुमार धीवर है, ठीक है। आपके क्या बोलना चाहिए, पिता का क्या नाम है, डॉक्टर JL गुहा है या JL धीवर है। मैं बोलूँ, आप पूछोगे कि आपके कहाँ से आते हैं, तो मैं बोलूँगा मेरा मूल निवास मरौद है, मैं वहाँ से आता हूँ। फिर पूछेंगे विकासखंड क्या पड़ता है सर, मैं बोलूँगा विकासखंड कुरुद है जी। जिला क्या पड़ेगा, धमतरी। क्या, मेरे कहने का मतलब क्या है, किसी व्यक्ति की विशेष पहचान के लिए, ठीक है, जैसे उसका पता होता है, ठीक वैसे ही परमाणु में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था या कक्षा या उपकक्षाओं की जानकारी, उनकी ऊर्जाओं की जानकारी आदि आदि के लिए हमको किसी संख्याओं की सेट की आवश्यकता पड़ती है, जिससे उससे संबंधित सब सूचना मिल जाए, उसका स्थिति मिल जाए, ऊर्जा मिल जाए, आर्बिटल मिल जाए, उसका प्रकार क्या होगा, आकार क्या होगा, दिशा क्या होगा, उसका विन्यास क्या होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ को अपन किसी संख्याओं के सेट को हम कह देंगे क्वांटम नंबर। क्या कहेंगे, क्वांटम नंबर या क्वांटम संख्या। फिर से मैं एक बार ये बोलना चाहूँगा कि इसके बारे में भी आपको परमाणु संरचना में पढ़ा दिया गया है, ठीक है, और नहीं है तो वीडियो चेक कर लो। सरसरी तौर पे इसकी जानकारी रखनी जरूरी है। देखेंगे क्वांटम संख्या मुख्य रूप से 4 प्रकार के होंगे। n बराबर, मैं पढ़ाया हूँ ना आपको, फिर भी बता देता हूँ, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है।
तो 4 प्रकार की क्वांटम संख्या हो गई जी। अंग्रेजी नाम बिल्कुल होना चाहिए, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको बोलते हैं एजीमुथल। शॉर्टकट लिख रहा हूँ बेटा, क्यू एन मतलब समझ जाना, क्यू एन का मतलब क्या हो जाएगा, हमेशा मैं बोला करता हूँ अंग्रेजी नाम याद रखो, क्वांटम नंबर, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और हो जाएगा स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, तो देखिएगा ये चारों क्वांटम संख्या, आप ये मत समझो एन एल एम एस क्यों लिख दिया गया, जो पढ़े हैं उनको मालूम है। मुख्य क्वांटम संख्या को एन से दर्शाएंगे, दिगंशी को किससे दर्शाएंगे, एल से दर्शाएंगे। इसके और भी नाम होते हैं, ठीक है, कोणीय संवेग, ये शब्द आएगा। चलिए पहले तो इतना ही याद कर लो, ये चुंबकीय क्वांटम संख्या को एम से, चक्रण क्वांटम संख्या को एस से, किससे, एस से। ये बात समझ गए, ठीक। तो समझ आया ना क्वांटम नंबर का प्रयोग क्यों किया जा रहा है। बात करता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट की, जो बताना चाह रहा हूँ मैं, ध्यान से समझो। मुख्य क्वांटम संख्या को प्रधान क्वांटम संख्या भी कहेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहेंगे, यहाँ लिखा गया है। तो ये क्या जानकारी देता है, पहले तो एक काम करिए, आप 1-2 बातें लिख लो। मुख्य रूप से ये जानकारी देगा, पहला मुख्य ऊर्जा स्तर या कक्षा के बारे में, ठीक है। नाभिक से दूरी, यहाँ लिख लो ना, क्या लिख लो, मुख्य ऊर्जा स्तर, और क्या लिखें, नाभिक से दूरी, और ऊर्जाओं के बारे में, इसके बारे में भी जानकारी मिल सकता है। और हम क्या कह सकते हैं, यहाँ देखो किसी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसकी भी जानकारी इस क्वांटम नंबर से मिल जाती है, ठीक है। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के समान अन्य परमाणु, इसकी ऊर्जाओं का निर्धारण भी किया जा सकता है इससे। मेरी बात समझ पा रहे हैं सबके सब, यहाँ लिख लो, या उसके समान परमाणु की ऊर्जा की अगर हमको गणना करनी है तो इसके द्वारा हमको पता चल जाता है भाई। ये बात समझ पा रहे हैं, हाँ या नहीं बोलेंगे, ठीक है। देखिएगा लाइट मैं क्या कर रहा हूँ, ये बाहर ही ऐसे कर रहा हूँ, यहाँ बाहर से लाइट आ रहा था, अभी लाइट गोल हो गया है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, है ना। इधर का दरवाज़ा खोल देते हैं, कुछ लाइट आ जाए तो, ठीक है। ओके, ठीक, काफ़ी है इतना। देखो तो मैं ये बोल रहा था, ठीक है, परमाणु की ऊर्जा के बारे में जानकारी मिलेगी, और इसके बाद मैं क्या बोला, कोषों में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन संख्या, इसके बारे में हमको जानकारी मिल जाती है। तो ये सब की जानकारी देती है। मुख्य क्वांटम संख्या से इसकी जानकारी मिल जाएगी, मुख्य ऊर्जा स्तर क्या होगा, ठीक है। और या कहें कक्षा के बारे में जानकारी देगा, है ना। नाभिक से दूरी, हाइड्रोजन या उसके समान परमाणु की ऊर्जा के बारे में जानकारी मिल जाती है। कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, ये सब लिख सकते हैं। अब देखेंगे, इधर ध्यान से समझो, ये सब तो लिख लिए, अब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ध्यान से समझो। बात ये है, जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, समझाने का प्रयास किया। अब हमको तो पता है ये परमाणु का क्या है, बीच में नाभिक है, क्या है जी, नाभिक है। तो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ है कि नहीं। तो नाभिक से जो पहला जो कोष है मिल रहा है, मेरी बात समझ गए, या पहला कक्षा जिसको बोल रहे हो आप, इसको मैं दर्शाऊंगा किससे, के से। मतलब n बराबर, ये नाभिक से पहला हुआ ना, तो n बराबर तो 1 हुआ, ठीक है। और ये n बराबर 2 हुआ, ये यहाँ लिखा है, यहाँ भी लिख सकते हो, ज़्यादा है तो n बराबर 2, ठीक है। ये तीसरा है n बराबर 3। तो n बराबर जो 1 है, तो नाभिक से जो पहली कक्षा, इसको हम क्या कह देंगे, पहले कोष को कह दिया जाएगा के कोष, क्या कह दिया जाएगा, के। नाभिक से जो दूसरी जो हमारे पास कोष मिलेगी, उसको बोल दिया जाएगा एल, तीसरी को एम। अगर और चौथा बना दिया जाए, ऐसे बना सकते हैं भाई, ऐसे बराबर बनाना है भैया, अच्छे से बनाना है ना, बातों को समझो, समझने का प्रयास करो, ठीक है। तो चौथी कक्षा क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी। ये सब पढ़ा है आपने 9th में अच्छे से, देख लो, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत, के एल एम एन। अब बात आती है, जैसे ये बोर ने अप्लाई किया था ना कक्षा में, वैसे ही तो मैं कुछ बता देता हूँ। एन में जो है ये क्या है, नाभिक से दूरी, ऐसे भी तो बोल सकते हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी, या कहें यहाँ से यहाँ इसकी पहला कोष, नाभिक से पहला, n बराबर 1, तो k कोष कहें, तो k कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यहाँ पास ये काम की बात है,
के कोस में इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, दिमाग लगाओ। अरे भैया अभी हम लोग फार्मूला लगाए थे, क्या यहाँ दिख रहा है 2n2 का ये सब निकला है, ठीक है। n बराबर 1 होगा तो कितना निकला है, यहाँ देखो 2 निकला है, n बराबर 1 है तो इसलिए मैंने लिख दिया 2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से देख लो यहाँ पर ज़्यादा है तो 2 n का वर्ग बराबर 2 गुना n का मान रख दे 1 तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। इसलिए n बराबर 2 रख दो यहाँ, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा ये, इसलिए 8 हो गया एल कोस में। तो देखो कितना रास्ता मिल रहा है, एक क्वांटम नंबर से कितनी जानकारी, कितना प्रकार से सवाल आ सकता है, बताओ मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब देखो n बराबर 3, n बराबर 3 तो m जो कोस होता है इसमें कितने, यहाँ कर लो गुना भाग, 2 गुना 3 का वर्ग, 3 3 9 दूनी 18 आ गया 18, वैसे भी यहाँ निकला है 18। अब n बराबर 4 भी कर लो, 4, ठीक है, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, ओके। तो बताइए भैया अब तो समझ आ गया होगा मैं क्यों बार बार ये लिखा हूँ, दीर्घावर्त सारणी के संरचनात्मक तथ्य के पूर्व आवश्यक ज्ञान, कॉन्सेप्ट अगर जबरदस्त करना है तो छोटी छोटी चीज़ें हमारी बहुत पकड़ में होनी चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है। पूरा क्लियर कर दिया मैं कि 2 8 18 32 के कोस में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8, एम में 18 और एन में 32। अब तो समझ आ गया होगा कक्षा और कक्षक में, ठीक है, हमने पढ़ा है ना भैया, कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n2 होती है, हाँ या नहीं बोलो, ठीक है। अच्छा अब मैं कक्षक के बारे में और कुछ बातें बता दूं आपको, ठीक है। जैसे हमने अंतर तो पढ़ा है और उसका आकार जो है, ठीक है, इसका आकार जो था वो भिन्न भिन्न था ना रे किसका, कक्षक का, लेकिन उसका जो आकार क्या था, कक्षा का आकार तो वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार था। अब मन में ये सवाल आ रहा होगा कि बार बार ये कहा जा रहा है कि कक्षक जो है इसका आकार भिन्न भिन्न होगा, कक्षा का वृत्ताकार, तो कई बच्चे अभी भी नहीं समझ पा रहे होंगे। तो देखिए अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये तो समझ जाओ, ये तो कक्षा स्पष्ट दिख रहा है, वृत्ताकार दीर्घ वृत्ताकार। तो कक्षक को अब हम समझाते हैं, इसके लिए हम ले लेंगे दूसरा क्वांटम नंबर जिसको कहते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या। कौन सी क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या। सीधा सीधा बात कर दें, डायरेक्ट इसको हम एल से दर्शाएंगे, किससे दर्शाएंगे, एल से दर्शाएंगे, छोटा एल ना, स्मॉल एल। इसका मान 0 से n-1 तक हो सकता है। अब 0 से n-1 तक हो सकता है बोलेंगे, 1 मिनट मिटा रहा हूँ कुछ चीज़ में, इसको मिटा देता हूँ, यहाँ तक तो सब समझ गए, इसको भी मिटा देते हैं, ठीक, इसको भी मिटा दिया जाए, ये सब हो गया है। अब देखेंगे इधर, दिगंशी क्वांटम संख्या को एल से दर्शाएंगे, इसका मान 0 से n-1 तक होगा। मान लो n का मान 1 है तो 0 1 -1 बराबर 0, समझ गए। मान लो n का मान 2 है तो 0 से n-1 कहने का मतलब 0 तो होगा ही होगा, n-1 मतलब 2 - 1 2 है तो कितना हो जाएगा 1, मतलब मान कितना आ जाएगा 0 और 1। n का मान लो 3 है तो 0 तो होगा ही, 3 - 1 तो 3 में 1 घटाओगे तो 0 तो होगा ही, 3 में 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 2 होगा, या नहीं बोलो, होगा कि नहीं होगा। तो 0 से n-1, यहाँ क्या हुआ 0 1 और यहाँ क्या हो जाएगा 0 1 2। ये बात समझ पा रहे हो सब, ठीक। तो चलिए ऐसा निकालेंगे द्विगंशी क्वांटम नंबर में, ठीक है, एल का मान। अब मेरी बात सुने, ये तो हो गई पहली बात, ये उपकोष के बारे में जानकारी देता है मुख्य रूप से, है ना, या उप ऊर्जा स्तर कह सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे इधर उपकोष को SPDF से दर्शाया जाएगा, ये काम की बात है, ध्यान से समझना, इधर SPDF से दर्शाया जाता है उपकोषों को। अगर मान लो आपका L का मान 0 आ जाए, L का मान क्या आ जाए 0 आ जाए, तो हम बोलेंगे कौन सा उपकोष है ये उपकोष होगा S। L का मान अगर 1 होता है तो हम बोलेंगे कौन सा उपकोष है P। L का मान अगर 2 है तो कौन सा उपकोष है D। L का मान अगर 3 है तो कौन सा उपकोष है F। ये बात ध्यान में रखो, इसी को तो मैंने यहाँ पास
चार्ट के रूप में ऐसे लिख दिया है। एल का मान 0 है तो कौन सा उपकोष है एस, एल का मान यदि 1 है तो कौन सा उपकोष है पी, एल का मान 2 है तो उपकोष है डी, एल का मान 3 है तो उपकोष है एफ। यहाँ तक बातें समझ गए? ठीक है, तो देखिए हमको द्विगंशी क्वांटम नंबर से तो ये उपकोष के बारे में जानकारी मिल गई, एस पी डी एफ। मिला कि नहीं मिला? मिल गया ना। ठीक है, यही तो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, एक बात पहले ध्यान रखना, ऊर्जा का क्रम पूछेगा तो ये रहेगा, क्या रहेगा? एस लेस देन पी लेस देन डी लेस देन एफ, ये ऊर्जा का क्रम होता है। समझ गए? तो लो बताओ, द्विगंशी क्वांटम नंबर से हमने क्या जान लिया भैया कि उप ऊर्जा स्तर या उपकोष के बारे में हमको जानकारी मिल गया। मिल गया क्या नहीं कि नहीं मिला? मिल गया। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पास एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। जैसे आपको बोलेगा 1s 2s 3s, तो s का मान तो 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा? ये देखो l का मान तो 0 हो जाएगा क्योंकि l बराबर 0 तो s। तो ये जो पहला जो अंक रहेगा ये n को दर्शाएगा। इसको दर्शाएगा n मतलब मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक, चलिए, तो ये तो बातें रही। अब मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये एस पी डी एफ, इसका आकार क्या हो रहा होगा, है ना? स्वाभाविक है, तो मैं बता देता हूँ इसका आकार क्या होगा। आकार अलग अलग होता है, पढ़े थे ना। एस का आकार होगा गोलाकार, ठीक है, एस का आकार क्या हो जाएगा? ये गोलाकार हो जाएगा। पी का आकार डमरू, ठीक है, इसका डबल डमरू, डम्बल से। मेरी बात समझ गए? तो इसको मैं डिटेल में बता दूंगा। एस एक ही क्यों होगा, पी 3 प्रकार के होंगे, डी कितने अक्षों में होंगे, तो इसके लिए 5 ओरिएंटेशन मिलेगा, वैसे ही एफ का मिलेगा। तो ये देखो, एन के बाद एल गए, सब्र रखो, एम जाएंगे तो हमको पूरा समझ आ जाएगा कि एस एक ही क्यों होगा, पी का ओरिएंटेशन 3 क्यों मिलेगा, डी का 5 क्यों मिलेगा, है ना, और एफ का 7 क्यों मिलेगा। तो लो भाई, यहाँ तक तो कहानी बढ़िया क्लियर है। एस पी डी एफ याद रखना। अच्छा, कई बार ये पूछ लिया जाता है, कई लोग को ये जानकारी नहीं होती है, ये एस पी डी एफ ही क्यों नाम दिया गया। तो देखिए, नाम दिया गया, क्यों दिया गया, तो एस का मतलब होगा शार्प, ठीक है, कई जगह नहीं मिलता है, लिख लो इसको, ये हो जाएगा प्रिंसिपल, और डी का डिफ्यूज्ड, और एफ का हो जाएगा फंडामेंटल। ये बात समझ गए सब? एस शार्प, पी प्रिंसिपल, डी डिफ्यूज्ड, एफ का फंडामेंटल। ये इसकी फुल फॉर्म ऐसे बना सकते हैं। ओके, चलिए, तो अभी तक हमने पढ़ लिया है 2 क्वांटम संख्या, ठीक है। पहला क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या था एल, दूसरा क्वांटम संख्या था एल, और तीसरा पढ़ेंगे हम लोग चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथा पढ़ना है स्पिन क्वांटम नंबर। ये मुख्य, द्विगंशी, चुंबकीय और चक्रण। क्वांटम संख्या तो हेडिंग है हमारा, क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, ठीक है, ये दर्शाते हैं इससे। चलिए देखिएगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या, तो ये क्या करता है, ओरिएंटेशन को शो करता है बेसिकली, ठीक है। अभी विन्यास कैसे होगा उपकोष या कक्षकों का, मेरी बात समझ पा रहे हैं, हाँ या नहीं बोलिए, ठीक है। तो इसके बारे में जानकारी देता है। अब देखिए, यहाँ पास 2 प्रभाव की चर्चा विशेष रूप से की जाती है, जीमन प्रभाव, ठीक है, और एक होता है स्टार्क प्रभाव। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर इलेक्ट्रॉन को चुंबकीय क्षेत्र में रखें, लिखना चाहो तो लिख लो, एक जीमन प्रभाव, स्टार्क प्रभाव। अगर इलेक्ट्रॉन को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो हमको जो लाइन मिलेगा उसका कारण होगा जीमन प्रभाव, स्पेक्ट्रल लाइन, है ना। और विद्युतीय क्षेत्र में अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपना प्रभाव दर्शाए तो क्या कहलाएगा, स्टार्क प्रभाव। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये चुंबकीय क्वांटम संख्या में जनरल डिस्कस कर लिया जाता है। ओके, चलिए, तो मैं ये बता रहा था कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन अपने को क्या करता है
कि नाभिक के चारों ओर विशेष क्षेत्रों में अपने आप को क्या कर लेता है, अरेंज कर लेता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं रे सबके सब? अरे भैया बाह्य चुंबकीय प्रभाव में क्या कर लेता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं, हमको पता है ना। तो उसके प्रभाव में वो एक विशेष क्षेत्र में, ठीक है, या विशिष्ट कहें अभिविन्यास में अपने आप को क्या कर लेगा, व्यवस्थित कर लेगा। तो ये इसी की जानकारी देता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है। और विशिष्ट क्षेत्रों में अभिविन्यस्त कर लेता है, इसी को तो ही हम ऑर्बिटल बोलते हैं ना। ओके, तो मैं बता देता हूँ भैया इसका मान कैसे निकालेंगे। वैसे तो यहाँ लिखा है कि इसको m से दर्शाएंगे। दूसरा क्या है, l के लिए m के मान 2l+1। देखो इसीलिए बोलता हूँ लाइन से पढ़ो, लाइन से पढ़ेंगे तो कहीं समस्या नहीं आएगी। अब हम ये निकाल लिए, तो अब m भी l से ही निकालना है। तब कैसे निकालेंगे, l के लिए m के मान 2l+1 होंगे। ठीक है जी, हाँ या नहीं बोलिए, ये दिखाई दे रहा है ना। ओके, जैसे मैंने यहाँ लिखा है l के मान, m के 2l+1 मान और m के -l से l तक मान। तो l के लिए m के 2l+ मान तो ही होंगे। ये पहला पॉइंट बना लो, इसको दूसरा बना लो, तीसरा ये बना सकते हैं। इसका मान -l से +l तक होगा। जैसे 1 है तो -1 से +1, तो इसके बीच में 0 भी तो आएगा। ऐसे बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए इसी आधार पे क्या किए, l के मान इस कॉलम में देखें, m के मान इस कॉलम में, और m के -l से +l तक मान क्या होगा इधर देख लेते हैं। ठीक है, बहुत सारा चीज़ अभी बेसिक बताना है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। ठीक है, तो l का मान मान लो हमारे पास 0 था, तो क्या मिला था रे बताओ। इसको s से दर्शाए थे ना, बिल्कुल सही। तो m का मान 2l+1 हो जाएगा, बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर से लिख रहा हूँ मैं जानबूझ के। तो क्या कर लेते हैं, l का मान तो 0 है, तो 0 का 0 1, तो कितना हो जाएगा आंसर, एक ही मान तो मिलेगा। कितना मान मिला, एक मान मिला। इसका मतलब ये होगा कि l का मान जब 0 है तो हम उपकोष को s बोले थे, क्या बोले थे, s। और s जब बोले थे उपकोष को तो इसकी वैल्यू 1 है। कहने का मतलब ये हुआ कि s उपकोष जो है उसकी संख्या 1 है। बार बार बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। अब इसका ओरिएंटेशन अगर देख लिया जाए तो कैसे होगा, आगे पढ़ लेंगे। तो देखिए -l से +l तक मान बोल रहा है, तो 0 का मान तो 1 है ना, लेकिन -l से +l, तो l 0 है, तो -0 से +0 मतलब है क्या, कोई मतलब नहीं है, तो 0 का 0 ही होगा। इसलिए यहाँ पास लिखा है 0 एक ऑर्बिटल, और इसी को बोला जाएगा s कक्षक। क्या कक्षक, s कक्षक। मेरी बात समझ गए। देखिए हम लोग कक्षा से कक्षक की ओर चलते जा रहे हैं। अगली बात, मान लो l का मान 1 है, चार्ट में वैसे बना है, तो इसको हमने p कहा है, तो इसका 2l+1 कैसे हो जाएगा जी, 2, l का मान 1 1। मेरी बात समझ गए। तो कितने मान मिलेंगे, 3 मान। तो 3 मान मिलेंगे, तो l का मान 1 है ना, तो +1 0 -1 या -1 0 +1 जैसा भी लिखना चाहें। लो बताओ, ऐसा ही तो कुछ चार्ट बनाया हूँ मैं यहाँ। ठीक है, समझ गए। अब बना लोगे माखी। अच्छा इसको भी बताऊँ, ठीक है। l का मान 2 रख दो, तो 2 को हम d कहे थे, तो 2 गुना 2 धन 1 बराबर 5 मान। 5 मान, 2 के 5 मान क्या हो जाएंगे, -l से +l, -2 -1 0 +1 +2। लो भाई बताओ, आया नहीं बोलो, बताओ कितनी बड़ी जानकारी मिल रही है। उसके बाद l बराबर अगर 3 कर दें, लास्ट बचा, तो हम इसको क्या बोले थे, f बोले थे क्या। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, l के जगह रख लो 3, इसको रख लो 1, कितना हो जाएगा, 2 3 6 1 7 मान। ठीक है, अब तो समझ आ गया होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, -3, क्योंकि 3 से है l, -2 -1 0 +1 +2 +3। लो गिन लो, 7 हुआ कि नहीं हुआ। तो बताओ यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा तो बना लोगे, बिल्कुल बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखें चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्या देखें, चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब देखिएगा इसके बाद चक्रण क्वांटम संख्या देखते हैं, लेकिन ध्यान रखो चुंबकीय क्वांटम संख्या में आप 10 लाइन छोड़ दो, 10 लाइन छोड़ दो, क्योंकि इसमें मेरे को कुछ और बताना है। मैं ये बताऊंगा कि
कैसे हो जाएगा एक मान होगा, या कहें एस कक्षक होगा तो इसका आकृति क्या होगा, ये पी कक्षक होता है ना, इसकी आकृति क्या होगी, डी कक्षक की आकृति क्या होगी, एफ कक्षक की आकृति क्या होगी, इसको पढ़ लेंगे भैया। तो यहाँ थोड़ा लाइन छोड़ देना आप लोग कॉपी में। इसके बाद चक्रण क्वांटम संख्या को देख लो एक बार पहले। चक्रण क्वांटम संख्या को हम लोग बोलेंगे स्पिन क्वांटम नंबर, और इसको दर्शाते हैं छोटे एस से। इससे दर्शाएंगे, छोटे एस से दर्शा देंगे चक्रण क्वांटम संख्या को। और चक्रण क्वांटम संख्या और कुछ नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन जिस समय नाभिक के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाता है ना, अरे भैया अभी पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है ऐसे, उसके संग संग अपने अक्ष में भी लगाता है। या मैं कह दूं, देखो मान लिया जाए ये नाभिक है, तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो चारों ओर तो घूम रहा है लेकिन अपने जगह में भी घूमते घूमते घूम रहा है ऐसे, मतलब ऐसे एक ऐसे तो घूम ही रहा है, मतलब और ऐसे घूमते घूमते ऐसे घूमना और घूमते घूमते घूमना। मेरी बात समझ गए? इसी को तो बोल रहे हैं क्या कि चक्रण क्वांटम संख्या अगर समझना है तो ये बोला जाता है कि जब नाभिक के चारों ओर तो घूम रहा है लेकिन अपने अक्षों पे घूम रहा है, उस अक्षों पे भी गति होगी, लेकिन वो गति दो प्रकार से हो सकती है। कैसे कैसे? घड़ी की सुई की दिशा में, जिसको कहेंगे क्लॉकवाइज। तो घड़ी का सुई कैसे होता है, टक 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 टक, तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज, इसको कई लोग वामावर्त दक्षिणावर्त भी बोलते हैं, लिख सकते हो। या घड़ी की सुई की दिशा में ऐसे लिख लो, जिसको समझ नहीं आ रहा है तो घड़ी सुई दिशा, घड़ी के सुई की दिशा, और ये उल्टा, ये विपरीत दिशा। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, देखो इसको डिनोट करेंगे प्लस हाफ से और इसको माइनस हाफ से, ठीक है, हाँ या नहीं। मतलब अगर घड़ी की सुई की दिशा में अगर क्या होगा, चक्कर लगाया, ठीक है, उसकी गति हुई तो प्लस हाफ हो जाएगा, और विपरीत दिशा में माइनस हाफ। तो इसके दो ही मान होते हैं, प्लस हाफ और माइनस हाफ, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं, हाँ या नहीं? ठीक है, ओके। और कई बार क्या कर दिया जाता है, इसी को तो हम लोग ऐसे भी दर्शा देते हैं, ये ऐसे, ये घड़ी की सुई की दिशा में, ये विपरीत दिशा में। ये चिन्ह याद रखना, इलेक्ट्रॉनों को जब भरेंगे तो ऐसा भी लिखा जाता है। इसका मतलब समझ जाना, ये स्पिन क्वांटम नंबर को दिखा रहा है क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो चारों क्वांटम संख्या के विशेष बातों को मैंने यहाँ पास रखने का प्रयास किया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखिएगा ध्यान से, कक्षक की कुछ आकृति जो होती है इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है, ओके। चलिए, तो कक्षक की आकृति का वैसे तो जो कॉन्सेप्ट रहा वो द्विगंशी और चुंबकीय क्वांटम नंबर से हमको पूरा पता चल जाता है, इसलिए मैंने यहाँ जगह छोड़वाया था। जो जगह छोड़े वहाँ लिखना। मैं सीधा बात करता हूँ, एस जो है इसकी संख्या कितनी है, एक मान है, तो इसका जो आकार होगा वो गोलाकार। ध्यान रखना, कभी भी हम कक्षक को बनाएंगे तो तीन अक्ष बना सकते हैं, एक्स, वाई और जेड। तो इसका आकार क्या है, गोलाकार। तो बताओ, इसका आकार गोलाकार, सबको समझ आ रहा है, हाँ या नहीं बोले? ठीक है, एस देख लिए। अब देख लेते हैं पी का आकार। तो पी के कितने मान हैं रे, तीन मान हैं, +1, 0 और -1। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, +1, 0, -1। अब देखेंगे इधर, पी का आकार तो होता है डमरू का, डम्बेल से, ठीक है। एक्स अक्ष, वाई जेड ऐसे बना लेना पहले, मैं क्लास में बताता हूँ, ये तो पूरा पानी पानी हो गया होगा सबका। अगर इस डमरू को एक्स अक्ष में रख दूं तो इसका नाम पी एक्स हो जाएगा, समझ गए। वाई अक्ष में अगर इस डम्बेल सेप को रख दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, पी वाई, और ये जेड अक्ष है तो ये हो जाएगा पी जेड। रटना कुछ भी नहीं है। अगर मान लो आप बना रहे हो वैसे, ठीक है, तो इसको एक्स से लिख सकते हो, इसको वाई, इसको जेड लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर रख दोगे पी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ,
ओरिएंटेशन समझ आ रहा है ना। अभिविन्यास, कक्षक का आकार कैसे यहाँ पास चेंज हो गया, या कह दिया जाए क्या कह रहे हैं, देखने से यहाँ कुछ अलग लग रहा था और हमको बात तो कुछ यहाँ अलग नज़र आ रही है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बारंबार ध्यान से समझो। तो ये जो P है ये इसके 3 मान है ना, इसलिए यहाँ पास कितनी आकृति मिल रही है हमको, 3 आकृति। ठीक है, अब बारी आती है D की। तो D के 5 मान हैं, तो उसको भी देख लो। उसके बाद F के कितने मान हैं, 7 मान हैं। चलिए भैया देखें इधर, SP हो गया, D भी समझ लो। तो D जो है इसको मैं 2 भागों में बांट दूंगा। देखिए DXY, DYZ, DZX और DX2Y2 और DZ2। तो ये बताओ इसके 5 मान मिले थे ना D के, आया नहीं बोलिए, 1 2 3 4 5। इसको नाम दे सकते हैं DXY, DYZ, DZX, DX2Y2 और DZ2। बताइए, मान को भी लिखना चाहें तो लिख ले, +2, +1, 0, -1, -2। आप माइनस को इधर भी लिख सकते हो, प्लस को इधर। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ केवल, ठीक है, उलझना नहीं है। देखो इधर, तो बताओ इसके आकार और आकृति देख लेते हैं कैसे होते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। मैं इसको अलग इसलिए लिखा हूँ पहचानने के लिए। इसको क्या करेंगे हम लोग, बिटवीन द एक्सिस ऐसे लिखेंगे, और इसको लिखेंगे एलोंग द एक्सिस। बिटवीन द एक्सिस कहने का मतलब ये है कि जो लोब बन रहा है, डबल डमरू में जो लोब बनेगा ना, वो अक्षों के बीच में रहेगा, डी कक्षक में। ठीक है, अब देखिए एस और पी तो हो गया होगा, तो यहाँ पूरा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं सीधा डी का बता रहा हूँ, ध्यान से समझो इधर। फिर एफ का भी वो काले जिस तरह का है वो बाद में भी पढ़ोगे तो चल जाएगा। सीधा उसका ऑर्बिटल शेप देखने के बजाय बेसिक बातें बता दूंगा, पहले डी को समझो। कुछ नहीं करना, ये बनाना, क्या बनाना, इसके 2 रास्ते हैं। पहले मैं जैसे बनाता हूँ उसको देख लो, ये DXYZ, ठीक है, ऐसे पहले बनाना है XYZ, ये हो जाएगा XY। DXY है तो X और Y के बीच लोग को फंसा दो, बीच में। जी मेरी बात समझ पा रहे हैं, ऐसे लोग फंसाना है। और DYZ है तो Y और Z के बीच लोग को फंसा दो। बताओ अंतर समझ पा रहे हैं सब। वैसे ही DZX है तो Z और X के बीच ये काम कर लेंगे आप लोग। ओके, तो ये तो हो गया हमारा DXY। DYZ और DZX। अब इसके बाद DX2Y2 और DZ2, इसको भी देख लो। ठीक है, DX2Y2 और DZ2 क्या होगा, DX2Y2 बनाना है तो फिर ऐसे कर लेना, फिर XYZ और DZ2 ऐसे बना लेना, XYZ। अब देखो यहाँ एलोंग दी एक्सिस है, मतलब अक्षों पर है, तो X के ऊपर और Y के ऊपर। ये मेरे से गलत बन गया थोड़ा, देखो साफ बनाओ ऐसे, XYZ। बेसिक बात समझो, लोब जो है वो अक्षों पर है। यहाँ देखो ये अक्षों के बीच बीच में फंसा है, ये में मुख्य अक्ष है ना, उसके बीच में फंसता है लोब, लेकिन यहाँ पास अक्षों के पास, अक्षों के ऊपर है। ठीक है, ये हो जाएगा DX2Y2। अब DZ2 तो सबसे सरल है भैया, इसको ऐसे बना लो, यहाँ नोडल प्लेन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ नोडल प्लेन एक शब्द आ रहा है, नोडल, ये क्या है, नोट क्या है बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, और ये हो जाएगा क्या, DZ2। ठीक है, समझ पा रहे हैं सब। ये DZX बनाना है ना आपको, DZX है DXZ। तो लो बताओ, ये D के 5 शेप आकृतियां हमको मिल गई, DXY, DYZ, DZX, DX2Y2, DZ2। समझ गए, हाँ या नहीं बोलेंगे, बोलिए हाँ या नहीं। ठीक है भाई, ठीक है। अब आपको कई बार ये पूछा जाता है कि
जैसे मैं अभी बोला ना कि नोडल प्लेन क्या है, हाँ या नहीं बताओ। कई बार ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है, दिशात्मक डायरेक्शनल कैरेक्टर क्या है। जैसे एस का आकार गोलाकार है, पी का आकार ये डमरू का आकार, तो ये बीच में है ना, इसको अपन नोड बोलते हैं। यहाँ कुछ नोडल प्लेन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। यहाँ दिख रहा है भैया, यहाँ पास नोडल प्लेन, जहाँ पास इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 0 होगी, दैट विल बी कॉल्ड नोड। ठीक, यहाँ तक हो गया पूरा, समझ गए। अब क्या बचा, इसको बना लेना। अच्छा, एक रास्ता और होता है, जैसे आपको बीच में फंसाने नहीं आएगा तो क्या करना, ये अक्ष को मत लिखना। अब डी एक्स वाई हुआ तो उसके बाद लिखना एक्स वाई जेड, डी वाई जेड हुआ तो यहीं पास वाई जेड लिखो, ताकि आपको, या इसी को बना लो ऐसे एक्स वाई जेड, या ऐसे ही बना लो सेम, जहाँ तक ऐसे। अब ये क्या है, डी वाई जेड है तो इसको वाई नाम दे दो, जेड नाम दे दो, एक्स नाम दे दो। अब डी जेड एक्स है, पहले बना लो ऐसे, फिर लोग बना लो ऐसे, और जैसे दिया है, क्या दिया है, जेड एक्स है तो जेड दे दो, एक्स दे दो, कोई समस्या भी नहीं होगी। बस अक्ष का नाम तो बदलना है, जैसे का तैसे है। बात समझ पा रहे हैं? जैसे भी समझो, बनना चाहिए। अब देखिए एफ जो हमारे पास कक्षक है, इसका ओरिएंटेशन क्या होगा, तो क्या होगा, अभी आपके पास स्क्रीन में आ भी रहा होगा एफ, क्योंकि जनरली बुक में मिलता भी नहीं है भैया। तो मैं क्या करता हूँ, एफ में 7 मान होते हैं, तो सीधा सीधा मैं केवल जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है 3 4 5 6, उसके आधार पे मान को लिख देता हूँ। आप लोग स्क्रीन से पूरा चेक कर सकते हैं। मिला सबको स्क्रीन में, हाँ या नहीं बोलो, मिल गया सबको? तो स्क्रीन में आपको आ रहा होगा, देख लो भैया। इस प्रकार से रहता है, क्या होगा इस प्रकार से जी, एफ जो कक्षक है ना, इसकी आकृतियां इस प्रकार से होती हैं। तो ये हमको मालूम होना चाहिए क्वांटम नंबर, तभी तो हमको समझ आएगा कि वास्तविक में परमाणु हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कक्षक में कैसे भरे जाते हैं। बोर-बरी की व्यवस्था भी समझ गए, क्वांटम नंबर इसको भी थोड़ा समझ गए। अब मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे कैसे, परमाणु क्रमांक के अनुसार कैसे भरते जाएंगे, तो उसके लिए कुछ सिद्धांत है, वो सिद्धांत को बता देता हूँ। इसके बाद फिर हम अपने टॉपिक में आ जाएंगे, दीर्घावर्त सारणी के संरचनात्मक तथ्य। अरे भैया, तभी तो समझ आएगा कि एस पी डी एफ में बांटा गया, ये तो क्लियर हो गया होगा। अब ये बता देता हूँ कि कैसे जानेंगे कि वो एस में इलेक्ट्रॉन जाएगा पहले कि पी में जाएगा, कि कौन से एस में पहले जाएगा, कौन से पी में पहले जाएगा, है ना। ये हाँ सब क्लियर हो जाएगा। तो कुछ नियम यहाँ पास मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलिए लिखिए, कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भरना, ऐसा हेडिंग डाल दो। कुछ नियम जैसे होगा, तो कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरना है तो कैसे भरेंगे। तो मैं पहले क्या करता हूँ, आप बहु सिद्धांत को हल्का सा डिस्कस कर लेता हूँ। देखो इधर आप बहु का सिद्धांत देखना है, मुख्य है ना। इसके बाद पाउली का अपवर्जन नियम देख लेंगे, पाउली का अपवर्जन नियम, और ये अगर हो जाएगा, इसके बाद ये देख लिया जाएगा हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम, हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम, ठीक। ये पाउली का अपवर्जन नियम, हुंड की अधिकतम बहुलता का का नियम जो है वो तो सामान्य है। अच्छा हाँ, ये आप बहु सिद्धांत, इसके बाद इसको मैं भी बता दूंगा, क्या बोलते हैं जिसको जी, n प्लस एल बोलते हैं ना भाई। इसी नियम को तो बोर-बरी का नियम भी कहते हैं। ये वाला भी नियम देख लेंगे थोड़ा सा, इसको नियम भी कहते हैं। तो इसका नियम अगर समझना है आप बहु सिद्धांत को, तो इसको समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को भरा कैसे जाएगा, ये जनरली 2-3 नियमों पे आधारित है। तो मैं क्या करता हूँ, आप बहु सिद्धांत यहाँ लिखा है, हल्का सा डिस्कस कर रहा हूँ। देखो
जर्मन शब्द आप बाउ से लिया गया है, जिसका अर्थ बिल्डिंग अप होता है, बनना। अब इलेक्ट्रॉन को भरा कैसे जाएगा, तो पहले जैसे अभी हमने बोला था ना, क्रम याद रखना करके, ये ऊर्जाओं का क्रम। तो ये बोला जाता है आप बाउ सिद्धांत के अनुसार कि परमाणु में कक्षक ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, परमाणु में जो कक्षक ऊर्जा है ना भाई, इसके बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा। मेरी बात समझ गए? ओके। या क्या कह दिया जाए कि पहले उपलब्ध कक्षक में या न्यूनतम ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाएंगे और उसके बाद फिर उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो एक क्रम बना दिया गया है, ठीक है। 1s में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 2s 2p 3s 3p, 4s में जाएगा, फिर 3d में, 4p में, 5s में, 4d में, 5p, 6s में, 4f में, 5d में जाएगा, फिर 6p में जाएगा, 7s, 5f, 6d, 7p, ठीक है। ये अभी एक तरीका बता दूंगा तो पूरा याद हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, ठीक। इस प्रकार से आप बाउ सिद्धांत में पढ़ना है। तो एक डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद इसको बताऊंगा n+l का नियम, बोरबरी का नियम क्या होगा, ठीक है। ओके, चलिए उसके बाद दो नियम और है, इसका हल्का सा झलक ले लेते हैं। पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली ये बोलता है कि किसी भी, है ना, किसी भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि चारों क्वांटम संख्याओं का मान क्या हो सकता है, समान नहीं हो सकता है। ये तो आप सबने पढ़ा ही है, पाउली का अपवर्जन नियम जी, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती, ठीक है, और एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। अरे भैया ये कक्षक है तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है, और दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। क्वांटम संख्या n l m s पढ़े हैं, ठीक है। n का मान समान अगर हो भी गया, p का हो गया m का, लेकिन s तो प्लस हाफ और माइनस हाफ ही होगा। तो ये बताओ s तो अलग ही हो जाएगा। तो दो इलेक्ट्रॉन का लिखना चाहो तो लिख लो, पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता, ठीक। इसलिए इलेक्ट्रॉन को ऐसा भरेंगे। अच्छा, हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम क्या है भैया, ये भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन को भरते जा रहे हो ऐसा भी नहीं है। तो हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम क्या कहता है, पाउली ये बोला था ना कि मान लिया जाए ये किसी भी कक्षक की बात की जाए तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन से अधिक तो नहीं हो सकता है, बोल रहा है ना, दो इलेक्ट्रॉन रह सकता है कक्षक में। पाउली बोलता है, हुंड क्या बोलता है कि एक ही कोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होता है जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, ठीक है। मेरी बात समझ गए? एक ही कोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होता है जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। जैसे एग्जांपल देता हूँ, सुनो। हुंड क्या बोलता है, मान लो मेरे पास ये एक ही उपकोष है, तीनों की ऊर्जाएं समान हैं, ये px मान लो px py pz है। अब आपको भरना है इलेक्ट्रॉन, तो p में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, डिब्बा कितना है, 1 2 3 डिब्बा, तो 2 2 4 2 6 भर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 6, ये नहीं, गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं भरना है। इलेक्ट्रॉन को कैसे भरना है, देखो ध्यान से, ये पहला है, पहला, ठीक है, एक एक कक्षक में पहले जाएगा, फिर उसके बाद ऐसे, ठीक है। ये बोलता है हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम, ठीक है जी। ऐसा नहीं हो सकता है, भरना है तो ये मान लो 4 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो ऐसे नहीं भर देंगे कि 1 2 3 4, ये गलत हो जाएगा। तो भरा तो ऐसे ही जाएगा, सब में पहले एक एक, उसके बाद लाइन से क्रम से कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो ये हो गया हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम। अब ज़्यादातर आपको जरूरत जो पड़ेगा, ये पड़ेगा ऑफ बाउ का नियम, ऑफ बाउ का सिद्धांत। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जब तक उतारो एक डायग्राम बना देता हूँ, फिर उसके बाद n+l नियम, फिर बहुत सारी बेसिक हमारी यहाँ तक हो जाएगी। तो आप बाउ सिद्धांत के अंतर्गत मैं बता रहा था जी, क्या बता रहा था कि न्यूनतम जो क्या था, न्यूनतम जो ऊर्जा वाला हमारे पास कक्षक होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, जब ये भरेगा उसके बाद ही उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, है ना। तो देखो इसको डायग्रामेटिकली कैसे समझ सकते हैं, आप याद रख सकते हो इससे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखना कि s जो है इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2, p में कितने 6, d में 10 इलेक्ट्रॉन और f में 14। क्यों भरे जा सकते हैं,
अभी कुछ देर पहले मैं बताया था ना, पी के पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है, ऐसे उपकोष के बारे में पढ़े थे। ये इसका 5 खंड हो जाएगा, इसका 7 खंड हो जाएगा, 3 4 देख लो 7 बना लेना, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आता है, पाउली ऐसा ही बोला था क्या, तो इसमें 2 2 4 2 6, इसमें 10, इसमें 14। ओके, चलिए तो आप बहुत सिद्धांत के अनुसार कैसे भरा जाएगा देखिए। सबसे पहले 1s में भरते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूनतम ऊर्जा होती है इसलिए, ठीक। आप पहले ऐसे बना लो, इसके बाद क्या करना है देखना इधर ध्यान से, ये 1s के बाद इधर मत ला लेना तीर को, ऐसे लाना है, ऐसे 1s के बाद 2s, 2s के बाद कहाँ जाएगा चेक करो, ऐसे बनाए हैं क्या, 2p में जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2p के बाद कहाँ जाएगा, 3p में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, सॉरी पहले 1s, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3 के बाद 4, 3p के बाद 4s। तो बताओ ये ऊर्जाओं का बढ़ता हुआ क्रम नजर आ रहा है हमको, ऐसा ही तो बनाए हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे ऐसे घुमा के बताओ कितना बढ़िया डायग्राम बन रहा है, सुंदर सा, ठीक है, समझ आ रहा है सबको। लो भैया बताओ हो गया काम। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं, अब बहुत सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले 1s कक्षक में जाएगा, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4a, 5d, 6p, 7s, ठीक है, 5f, 6d, 7p, 8s। ये एक बार चेक कर लेना भाई अच्छे से, हाँ ओके ठीक। अब देखेंगे कि n+l नियम और बच रहा है, इसको भी देख लो। ये n+l के नियम को मैं क्या बोला था जी, बोर-बरी का नियम भी बोल देते हैं, कई बार इसको मेडेलंग रूल भी कहा जाता है शायद। तो ये देखो, ये बताता है कि वास्तविक में हम कैसे जान गए कि 1s में भरेगा 2s में भरेगा। तो ये बोलता है, एक स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे किसी विलगित उदासीन परमाणु में l+l का मान कम होने पर ऊर्जा का मान भी कम होता है। तो ये क्या बोलता है, अब देखिए ना, कम ऊर्जा वाले कक्षक में पहले इलेक्ट्रॉन भरता है, तो ये बोला गया कि विलगित उदासीन परमाणु में l+l का मान अगर कम होगा तो ऊर्जा भी क्या होता है, कम होता है, ठीक। तो एक रास्ता मिल गया कि जिसके लिए n+l का मान कम हो जाएगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। अच्छा, और मान लिया जाए n+l का मान जिसमें कम होगा, n+l का मान जिसमें कम होगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन को भर देंगे। अगर ऐसा स्थिति आ गया n+l का मान 2 के लिए समान हो गया, तब क्या करोगे, तब उसमें देखेंगे n का मान जिसमें कम है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। ओके, n क्या है अभी बताया हूं ना, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। l क्या है, दिगंशी क्वांटम संख्या। निकालने तो सबको आता है कि नहीं आता है। चलिए एक दो उदाहरण देख लेते हैं, समझ आ जाएगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ, 1s 2s का उदाहरण लेता हूँ, ये 1s ले कि 2s। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन 1s में पहले जाएगा कि 2s में पहले जाएगा। तो एक डेमो देखो, 1s में n का मान हो जाएगा 1, क्योंकि सामने में रहता है मुख्य क्वांटम संख्या, और l का मान s के लिए 0 आता है। तो n+l कितना हो जाएगा हमारा, 1 धन 0 बराबर 1 होगा। अच्छा, 2 के इसके लिए निकालो, n का मान 2s के लिए 2 हो जाएगा, s का मान l का मान 0 हो जाएगा, n+l क्या हो जाएगा, 2 धन 0 बराबर 2। तो मेरे को एक बात बताओ, दोनों का अंतर निकाले या दोनों में अंतर देखें तो हम क्या देख रहे हैं, n+l का मान मतलब मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्या दोनों के योग का मान 1s के लिए कम है कि 2s के लिए, तो निश्चित रूप से 1s के लिए कम है। मतलब जिसके लिए n+l का मान कम होगा तो उसकी ऊर्जा कम होगी, और जिसकी ऊर्जा कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है। ओके, चलिए तो हो गया s की बात। अब p की बात कर लेते हैं। मान लो यहाँ पास 2p आ गया, तो n का मान 2 हो जाएगा, p के लिए तो 1 होता है, तो 2 धन 1 3, लो बताओ 3 आ गया, ठीक।
अब एक स्पेशल केस बताता हूँ आप लोग को, देखिए। अब यहाँ पास एक स्पेशल केस की बात करते हैं, ध्यान से समझना। जैसे अगर मान लो 4s की बात करूं और 3p की बात करूं, तो 4s के लिए देखो n का मान, l का मान, n प्लस l का मान क्या होगा। n का मान पहला जो रहता है वो n होता है, s बराबर l का मान 0 हो जाएगा। अरे भैया s का मान 0, p का मान 1, d का मान 2, f का मान 3, ये अपन l में निकाले हैं ना, ठीक है। ठीक है, तो जोड़ लो इसको, 4 धन 0 बराबर कितना आया, 4 आया। ठीक, अब 3p में जोड़ लेते हैं जी। 3p में कैसे जोड़े, 3p में कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए n का मान 3, p के लिए 1, 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4। वो एक्सीडेंट हो रहा है यहाँ। कैसे एक्सीडेंट हो रहा है कि दोनों का मान समान आ रहा है। अब दोनों का मान समान आ रहा है तो फिर अब किस में भरे, अब ये टेंशन वाली बात है। तब बताओ n प्लस एल का नियम, बोरबरी का नियम अप्लाई करे कि n प्लस एल का मान जिसके लिए कम होगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि किसी उदासीन या किसी विलगित उदासीन परमाणु में n प्लस एल का मान कम होने से ऊर्जा का मान भी कम होता है। ओके, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या देख सकते हैं, लेकिन यहाँ तो लफड़ा है कि यहाँ भी 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है, अब क्या करोगे। तो ऐसे स्थिति में ये करना है भैया, क्या करना है, योग समान आ गया तो इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में भरा जाएगा जिसमें n का मान कम होगा। समान n प्लस एल समान आने पर इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में भरा जाएगा जिसके लिए n का मान कम होगा। अब ये बताओ n का मान किस में कम है, n मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, तो निश्चित रूप से ये 3 कम है कि 4, तो 3, तो पहले 3p में भरेगा। तो लो बताओ 1s 2s, ये देखो यहीं से देखो, ये दोनों में n प्लस एल का मान तो 4 है, लेकिन 3p में n का मान कम है इसलिए पहले 3p में जाएगा, फिर 4s में जाता है। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बता दो हाँ या नहीं बोलिए। ठीक है, तो ये हो गया भैया 4s और 3p का केस। ठीक है, 3p और 4s का केस हुआ कि नहीं हुआ। चलिए, तो इस प्रकार रहे कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए कुछ नियम कानून, ये सब आपको याद होना चाहिए। अभी एक काम करता हूं मैं, आपको क्या करना है, इसके आधार पे कुछ होमवर्क लिखने। और होमवर्क कैसे लिखने हैं, अब परमाणु क्रमांक 1 से 30 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे आप। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, समझ गए। लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे लिखा जाता है देख लो भैया, 1-2 एग्जाम्पल बता देता हूं मैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखेंगे कैसे, उसके बाद आपको पूरा लिखना है। आप बाउ नियम के कुछ अपवाद भी हैं, समय आएगा तो बता भी दूंगा। क्रोमियम और कॉपर का अपवाद सब जानते ही होंगे। ठीक है, देखो इधर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ऐसा लिखा जाएगा, जैसे मान लिया जाए यहाँ लिख दिया मैं 2 लिखा, तो ये जो पहला जो है ये किसको दर्शाता है, मुख्य ऊर्जा स्तर या मुख्य क्वांटम संख्या। ये क्या है, उपकोष को दर्शाता है ना। और ये 2 किसको दर्शाता है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ऐसा लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रदर्शन किया जाता है, मुख्य क्वांटम संख्या, उपकोष। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं लिखने बोला हूं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको ऐसे लिखना है, लिख लेंगे। चलिए 1s2 को ऐसा भी, ये एक डिब्बा बना लिए, ठीक है, एक ऑर्बिटल हो गया ना, एक कक्षक, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको ऐसे भरेंगे। ठीक, अब ये परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक बोला हूं, मैं पहले का बताता हूं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है जी, तो इसका हो जाएगा 1s, कितने इलेक्ट्रॉन है 1। ठीक है, हीलियम में कितने हैं 1s2, लिथियम में कितने हैं तो 1s2 2s1। ठीक है क्या, ठीक है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ऐसे करके हम लिखते चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे बना लेंगे सब। तो परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। पहले तो आप बाउ के ऐसे ही क्रम में लिखो, इसके बाद 2 अपवाद होते हैं। आप बाउ नियम के अपवाद जो होते हैं इसको लिख लिए रहो।
अपवाद परमाणु संरचना में पढ़े भी हैं, क्रोमियम और कॉपर। इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब सामान्य हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। कारण क्या लिखेंगे? कारण लिख लिए रहो पूरित व अर्धपूरित कक्षक अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। ये अपवाद का कारण बताया गया है, पूरित और अर्धपूरित कक्षक अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते हैं। तो क्रोमियम और कॉपर, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हल्का सा चेंज हो जाएगा। आपके स्क्रीन में आ भी रहा होगा, देख लो। अपेक्षिक विन्यास क्या होना चाहिए? स्क्रीन में क्या देख रहे हैं? 1s2 के बाद 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d4, 4s2, ऐसी होना चाहिए ना भाई, आप बाउ नियम के अनुसार। लेकिन होता है अपवाद। क्या? चलो मैं ही बता दिया, वे तो होमवर्क दिया था, देख लो। वास्तविक विन्यास क्या हो जाता है जी? क्या हो जाता है? लास्ट का देखो 3d5 4s1, ऐसी हुआ ना। लास्ट के देखो, लास्ट के दो इलेक्ट्रॉन, दो कक्षकों के इलेक्ट्रॉन देखें, 3d4 4s2 ऊपर है, नीचे 3d5 4s1 है। मिला? अंडरलाइन किया हूँ जहाँ। तो ऐसा क्यों हो गया? इसलिए होता है क्योंकि डी के अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं। मैंने नियम बताया, पूरित व अर्धपूरित कक्षक अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते हैं ना। तो डी में 4 है, अगर 5 हो जाएगा तो आधा हो जाएगा, मतलब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसके कारण वो 5 वाला विन्यास ग्रहण कर लेगा। वही कहानी है कॉपर की। अपेक्षिक विन्यास आपने कॉपी में बनाने का प्रयास किया होगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9, 4s2 जैसे दिख रहा है। लेकिन होता क्या है लास्ट में देखो, 3d10, 4s1 हो रहा है ना। मिला? ऐसा क्यों? क्योंकि भैया 9 से ज़्यादा स्थायी तो 10 है, तो वो 10 वाला क्या कर लेगा? विन्यास ग्रहण कर लेगा। तो कारण ये बोला जाता है कि सममिति फैक्टर और विनिमय ऊर्जा, दो कॉन्सेप्ट दिया जाता है इसका स्पष्टीकरण। सममिति फैक्टर और विनिमय ऊर्जा, ये दो मुख्य कारण दिए जाते हैं। होता क्या है सममिति फैक्टर और विनिमय ऊर्जा? सममिति फैक्टर मतलब सममिति अगर पाया गया तो स्थायित्व अधिक होता है। उपकोष अर्धपूरित व पूरे भरे होने पर इलेक्ट्रॉन का जो वितरण जो होता है, अरे भैया आधा आधा बांटोगे या पूरा बांटोगे तो बराबर वितरण हुआ ना, यही तो सममिति फैक्टर है, यही बता रहा है। तो स्थायित्व बढ़ जाएगा। इसलिए चाहे पी में देखो तो 3 इलेक्ट्रॉन है, p3, या डी में 5, या वैसे एफ में क्या हो जाएगा 7। तो ये तो हो गया क्या? आधा आधा। तो पी का 3 हो या पी का 6 हो, डी का 5 हो या डी का 10 हो, एफ का 7 हो या एफ का 14 हो, तो ये ज़्यादा स्थायी होगा। तो ये हो गया सममिति फैक्टर। इसमें चाहोगे तो लिख सकते हो, क्लास बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है। और विनिमय ऊर्जा, विनिमय ऊर्जा को हम कैसे कह सकते हैं जी? जितना अधिक विनिमय होगा उतनी ही ऊर्जा मुक्त होगी, स्थायित्व तो बढ़ जाएगा। अर्धपूरित पूर्णपूरित विन्यास होगा तो विनिमय ऊर्जा की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अरे भैया स्थान में विनिमय होता है तो कुछ ऊर्जा की कमी होगी कि नहीं होगी? मेरे को एक बात बता, अगर मान लो स्थानों में विनिमय हो रहा है तो ऊर्जा की क्या हो जाती है? कमी होगी, जिससे क्या होता है, इसी को तो विनिमय ऊर्जा कहेंगे, इसे से दर्शाएंगे। जितना अधिक विनिमय होगा, मेरे कहने का मतलब जितना ज़्यादा विनिमय होगा ऊर्जा मुक्त होगी, उसका स्थायित्व तो बढ़ेगा। ऐसा ही कुछ कहानी है। अर्धपूरित होगा, पूर्णपूरित होगा तो विनिमय ऊर्जा की संभावना बढ़ जाएगी। अपना जगह बदलेंगे तभी तो उसका विन्यास बदलेगा, सीधी सी बात है। इसलिए इसके ऐसे विन्यास क्या हो जाते हैं? अधिक स्थायी हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और है, मान लो आपको धन आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने बोलेगा, ऋण आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने बोलेगा तो भी लिख लोगे। छोटे से उदाहरण से समझते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 हो जाएगा तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, ठीक है। लेकिन Na+ तो धन करोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन कम कर देना। Cl- क्लोरीन 17 होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य लिख लेना, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन हम क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। या मैं कह दूं कि धन आयन जब बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन हमको कम लिखना है,
और ऋण आयन होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा भाई। मेरी बात समझ गए? या सीधा सीधा कह दे सोडियम का जो 11 होगा 11 इलेक्ट्रॉन, लेकिन Na+ हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन ही भरोगे। Cl-17 होगा, सॉरी Cl-17 होगा, लेकिन जब Cl माइनस कर देंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो लो भैया, मैंने यहाँ तक पूरी कहानी खत्म कर रखी है, ठीक है। दीर्घ आवर्त सारणी के संरचनात्मक तथ्य के पूर्व आवश्यक ज्ञान जो है ये हमको मालूम होना चाहिए। इतना इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कक्षा क्या होगा, कक्षक क्या होगा, क्वांटम नंबर क्या होगा, आपबाउ का नियम क्या है, पाउली का नियम क्या है, N+L नियम क्या है, हुंड का नियम क्या है, आकृति आकार कैसे होगा, किसको SPDF क्यों कहा गया, ये सब कुछ आपबाउ नियम के कुछ अपवाद भी मैंने बता रखे हैं। तो कहाँ कहाँ जरूरत पड़ जाएगा ये अपवाद भी ले लेंगे। क्रोमियम और कॉपर तो केवल 21 से 30 के बीच, ये होमवर्क दिया हो ना, 1 से 30 के बीच में मिल जाएगा। 21 से 30 के बीच में 2 तत्व जो होंगे क्रोमियम और कॉपर, इसका परमाणु क्रमांक 24 होता है क्या, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, और ये कॉपर का 29, ये दोनों में अपवाद मिल जाएगा। इसके संग संग पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री में आपबाउ नियम के अपवाद कहीं कहीं देखने को मिल सकता है, इसलिए याद रखना ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। कोई भी क्लास के बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, ये पूरा वीडियो बार बार देखो और पूरा यहाँ तक कंप्लीट नोट्स बनाइए। दीर्घ आवर्त सारणी के संरचनात्मक तथ्य है, इसके पूर्व का बेसिक मुझको लगता था कि ये सब बताना चाहिए, मैंने बता दिया, और कुछ छूटा होगा तो साथ ही साथ ये सब करा दिया जाएगा। इसके बाद इसको पूरा मिटा के हम हेडिंग डाल सकते हैं कि दीर्घ आवर्त सारणी के संरचनात्मक तथ्य। ठीक है, मेरी बात समझ गए? ठीक है, अब तो मैं बोलूँगा कि आवर्त सारणी जैसे बनाएंगे तो अलग अलग ब्लॉक में बांटेंगे, SPDF, तब तो समस्या नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो होमवर्क जो बोला गया है उसको जिम्मेदारी के साथ करना है, और अगला हमारा टॉपिक होगा दीर्घ आवर्त सारणी के संरचनात्मक तथ्य।